ऑल राइट। ओके, कोई भी बच्चा क्लास के बाद नहीं जाएगा, आई विल टेक द अटेंडेंस। ठीक है, जिन बच्चों के नाम मैं बोलूंगी अटेंडेंस करेंगे। ऑल राइट, ठीक है। सुहानी है, हरमीत, मनप्रीत, और ओके, अंशिका, और अमनदीप, ठीक है, नवजोत, ठीक है। अभी कम ही बच्चे लग रहे हैं मुझे काफी, ठीक है। ठीक है, सो इससे पहले आप लोगों की कौन से सब्जेक्ट की क्लास थी? फिजिक्स। ठीक है, तो मैम ने बता दिया होगा आप लोगों को प्लानर वगैरह का, राइट? ठीक है। तो यस, तो सेम मैं भी तो नहीं एक्सप्लेन करूंगी, राइट? तो आप लोगों का जो ग्रुप में आ रहे हैं लिंक, प्लीज आपका नया बैच नहीं बनेगा, नया बैच नहीं बना है क्योंकि बहुत नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा है। तो आपके जो एग्जिस्टिंग ग्रुप है उसी में ही जो है लिंक आएगा आप लोगों को, ठीक है? और वही लिंक से आप लोगों को क्या करना है, ज्वाइन करना है, ठीक है? 75 मिनट्स की 3 क्लासेस हुआ करेंगे आप लोगों की, और टाइम टेबल आप लोगों को पता चल ही गया है, और शीट भी शेयर कर दी जाएगी जहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, नोट्स मिल जाएंगे, और जो भी है मटेरियल। उसके अलावा क्या क्या टीचर कराने वाला है वो भी आप लोगों को पता चल जाएगा। जैसे तुम लोगों का कल मैं करवाऊंगी डीएनएफ ब्लॉक, ठीक है? और ध्यान रखना, थियोरी नहीं करवाऊंगी, बिकॉज थियोरी करवाना हेल्पफुल नहीं रहेगा तुम लोगों के लिए, क्योंकि तुम लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत है, जो कि पूरे साल नहीं हुई है। तुमने नहीं की है इतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये सबको पता है। तो जो मेरा रहेगा पढ़ाने का तरीका वो यही रहेगा। हाँ, जहां पे मुझे लगता है ये तो बहुत जरूरी है जानना थ्योरी, वो तो मैं बताऊंगी। बाकी मैं जो क्वेश्चंस करवाऊंगी आप लोगों को उसी के थ्रू मैं थ्योरी करवाऊंगी। तो ये चीज आपको ध्यान से देखनी है वहां पे प्लानर में, कि जैसे मैंने भी बता दिया आप लोगों को कि मैं डीएनएफ ब्लॉक करवाऊंगी, तो आपकी ये बनती है, आपकी ड्यूटी बनती है कि आप लोग डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स रिवाइज करके आओ, ठीक है? यस यस, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। और ये जो 1.5 महीना है, जी जान लगा के इसको पढ़ लो अच्छे से, ताकि बढ़िया हो जाओ, ठीक है? चलो, तो आज आपका फुल सिलेबस जो पेपर टेस्ट हुआ था कल 12th का, उसका डिस्कशन हम लोग करेंगे आज की क्लास में। सो अब देखो, आप लोगों को जितने भी मॉक टेस्ट होंगे, अब आगे जाके आप लोगों के मॉक टेस्ट होंगे जिसमें कंप्लीट 11th और 12th आएगा आप लोगों का। यस, कंप्लीट 11th और 12th आएगा। तो आप लोगों को अपना हर एक पेपर एनालिसिस करना है। अगर आप सोच रहे हो कि मैम हम टेस्ट तो सारे दे देंगे बट वी विल नॉट एनालाइज दैट, तो तुम ये जरूर अपने माइंड में ध्यान रखना, इफ यू आर नॉट एनालाइजिंग योर मिस्टेक्स यू आर ऑलरेडी आउट ऑफ योर रेस, ठीक है? ये चीज सारे बच्चे ध्यान में रखते ही मेरी क्लास में आना। अगर आप कह रहे हो हम एनालिसिस नहीं करेंगे, तो भाई साहब मैं भी कुछ भी नहीं कर सकती, मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगी, याद रखना। तो इसीलिए हर एक पेपर डिस्कशन के सेशन को सीरियसली लेना है। कहाँ गड़बड़बाजियां हुई, कहाँ गलतियां की है, ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है? चलिए, अब स्टार्ट करना चाहिए, स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है? ओके, तो आपका जो पहला सवाल था
मैंने यहाँ पे टैगिंग भी कर रखी है कि विच क्वेश्चन वाज इजी, विच क्वेश्चन वाज मीडियम एंड विच क्वेश्चन वाज डिफिकल्ट लेवल। ठीक है, सो आप अपने अकॉर्डिंग देखिएगा कि आप कौन से क्वेश्चंस जो है गलत करके आए हो, कौन से सही करके आए हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना 26 जो आपके पेपर में था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बाइनरी मिक्सचर फॉर्म्स एन एजियोट्रोप विद मिनिमम बॉइलिंग टाइम। तो जो ये टॉपिक आया है वो एजियोट्रोप से आया है। जितनी इंफॉर्मेशन जरूरी होगी उतना मैं आपको एक्सप्लेन जरूर करूंगी। तो एजियोट्रोप्स अपने क्या थे, जहां पे जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ध्यान रखना नॉन आइडियल सॉल्यूशन ही आपके एजियोट्रोप्स बनाते हैं। तो जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है वो एक पर्टिकुलर जो मिक्सचर होता है वो एक पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट पे क्या करता है, एक टेम्परेचर पे बॉइल करता है, जिसको आप एजियोट्रोपिक मिक्सचर बोलते हैं। अब एजियोट्रोप में भी आपके दो आते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप मैक्सिमम। और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। सुखजीत है? यस मैम। ठीक है, जाना मत कोई भी, अटेंडेंस मार्क करूंगी मैं, ठीक है। अच्छा, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, इसका क्या मतलब है? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप में वो सारे एग्जांपल होंगे जो आप पॉजिटिव डेविएशन में पढ़ते थे। ठीक है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में पॉजिटिव डेविएशन में पढ़ते थे, जहां पे ये बोला जाता था आप लोगों को कि सोल्यूट सोलवेंट की जो इंटरेक्शन, जिसको मैं AB से दिखा रही हूँ, वो लेस देन है सोल्यूट सोलवेंट और सोलवेंट सोलवेंट की इंटरेक्शन से। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप क्या होता था, जो नेगेटिव डेविएशन के एग्जांपल थे वो आएगा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप में। इसमें क्या होता था कि AB की इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होती थी AA और BB से। ठीक है, और जहां पे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप था, याद करो वहां पे वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम। और ऐसे ही पॉजिटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर आपका ज्यादा होता है। तो वी हैव टू चेक कौन से एग्जांपल पॉजिटिव डेविएशन को बिलोंग करते हैं। तो अगर मैं बेंजीन और टॉल्यूइन की बात करूं तो दे फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन, और आइडियल सॉल्यूशन एजियोट्रोप्स नहीं बनाएंगे। एनहेक्सेन और एनहेप्टेन ये क्या होगा, ये भी आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे। ठीक है, H2 और HNO3 वाटर और नाइट्रिक एसिड, जितने भी एग्जांपल मैंने क्लास नोट्स में लिखवाए थे वो आपको रिवाइज करने हैं अगर ये क्वेश्चन गलत हुआ है तो। ये आपका नेगेटिव डेविएशन था, क्योंकि जब आप H2 और HNO3 को मतलब वो करोगे, मिलाओगे, तो वहां पे जो अट्रैक्शन होगी, इंटरेक्शन होगी वाटर और HNO3 में, वो स्ट्रॉन्ग होगी। इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा, वेपर प्रेशर कम होगा। एसीटोन और इथेनॉल ये आपके पॉजिटिव डेविएशन के एग्जांपल है, बिकॉज इथेनॉल में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एसीटोन में स्ट्रॉन्ग होती है, इंटरेक्शन डायपोल डायपोल। लेकिन जब आप एसीटोन को इथेनॉल में मिलाते हो, एसीटोन और इथेनॉल को आपस में रिएक्ट कराते हो, तो उनके बीच में इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं है जितनी इनके इंडिविजुअल उनके बीच में मॉलिक्यूल में। तो इसीलिए इसका आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या था, इसका फाइनल आंसर था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। ये भी इजी लेवल में ही है। इजी क्यों है, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन इतना पॉपुलर है और क्लास में टीचर बहुत बहुत बार कराता है। तो अगर ये तुमने नहीं किया तो आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। तो आपको क्या बोला है, जब बेंजीन रिएक्ट करेगा एन प्रोपाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, धनंजय क्या करके आए थे इसमें बेटा? मैम मैम इसमें तो सेकंड क्वेश्चन नहीं है ये। अरे मैंने इजी वाले ले रखे हैं ना पहले। आप ये बताओ ये क्वेश्चन कैसे मैम होगा? इसमें मैं डी ऑप्शन करके आया था मैम। बट वाई? मैम क्योंकि जो हमारा एन प्रोपाइल क्लोराइड है और AlCl3 है मैम, जैसे हमने जो फ्रीडल क्राफ्ट पढ़ी थी ना, तो उसमें ऐसे लग जाता था, ऐसे ही लगाया मैंने इसमें। किया क्या ये तो बताओ। मैम जो Cl है मैम वो हट जाएगा, ऐसे प्रोपाइल लग जाएगा बेंजीन के ऊपर। ठीक है, अमनदीप आपने क्या किया था?
मैम मैंने भी इसी अप्रोच से किया था, डी ऑप्शन लगाया था, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आइसोप्रोपाइल कैसे बन रहा है? मेरा तो एन प्रोपाइल कार्बोकेटाइन बन रहा है। मैम यहाँ पे फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन हो रही है ना? हाँ, तो मैंने कब मना किया कि नहीं हो रही है? मैं यहाँ पे ये कह रही हूँ कि मेरा कार्बोकेटाइन तो ये बन रहा है, फिर तुम लोगों ने आइसोप्रोपाइल बेंजीन कैसे बनाया? सुहानी, यस मैम। क्या किया था बेटा? मैम रीअरेंजमेंट। वेरी गुड। तो घबरा क्यों रही हो? सही बोल रही हो। अगर आपने आइसोप्रोपाइल बनाया है तो रीअरेंजमेंट तो करवाई होगी ना भाई। बिना रीअरेंजमेंट के तो ये आंसर आता तुम लोगों का। 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करानी पड़ेगी ना तुम लोगों को, तभी तो आएगा आइसोप्रोपाइल। रट्टा मारोगे तो कैसे चलेगा? तो दिस इज आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन। अंशिका किया था, मनप्रीत, दिव्या, यस मैम। अलग, कृतिका, अब तो सारे बैच एक यस साथ मैम। हो गए। तो अब मेरे को बड़ा धीरे धीरे याद होगा कि कौन आया इस बैच में। ठीक है, ओके, ऑल राइट बच्चों। सो अब यही इलेक्ट्रोफाइल होगा आपका इस रिएक्शन में। ध्यान रखना, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में आपका कार्बोकेटायन बनता है। और जब भी कार्बोकेटायन बनता है तो हमें सोचना है रीअरेंजमेंट के बारे में। ठीक है, अगर है पॉसिबिलिटी रीअरेंजमेंट की तो कराओ। ठीक है, तो यहाँ पे आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन बनेगा। अब यही जो है अपना बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाएगी इसके पास और अपना बन जाएगा आइसोप्रोपाइल बेंजीन। और इसका कॉमन नेम क्या था? कोई है बताएगा जो मुझे? मैम क्यूमीन। क्यूमीन। और क्यूमीन है, यस मैम। वेरी गुड, क्यूमीन इज द कॉमन नेम। शाबाश बेटा। ठीक है, सो डी ऑप्शन इसका क्या होगा? करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी। इफ द रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और ध्यान रखना बेटा, कोई भी बच्चा चीटिंग से टेस्ट नहीं देगा, क्योंकि इस टाइम पे वो तुम्हें हेल्प भी नहीं करेगा। तुम लोगों का मोटिवेशन बढ़ने की बजाय डाउन हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो सारे बच्चे ईमानदारी से ही टेस्ट देंगे। देखो मेरा तो क्या ही जाएगा, मैंने तो 40 दिन क्लास लगानी है, मैंने तो बढ़िया तरीके से पढ़ा देना है और पेपर तुम्हें दे के आना है। अगर इफ यू डू द चीटिंग, if you do cheating in the test, then you will see your result, है ना? और अगर आप अपनी ईमानदारी से कर रहे हो तो then also you will see your result। तो मैंने तो क्या ही करना है, मैं तो हर साल ही बैच पढ़ाना है, ये भी पढ़ा रही हूँ मैं। तुम्हें क्या करना है अपनी जिंदगी के साथ, लाइफ के साथ, ये तुम्हें देखना है। क्योंकि टीचर तो एक बार समझा देगा, 2 बार, 5 बार, और पता नहीं कितनी बार ही, एक टाइम पे तो वो भी पीछे कदम ले लेंगे। तो ध्यान रखना, आप क्या कर रहे हो आपको ज्यादा पता है। इवन आपके पेरेंट्स को भी नहीं पता आप क्या कर रहे हो, सही बताऊं तो आपको पता है आप कैसे टेस्ट दे रहे हो। प्लीज ईमानदारी से दो टेस्ट, आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी। ट्रस्ट मी, अगर आप 11 मॉक टेस्ट दे रहे हो ना, यू विल सी द इम्प्रूवमेंट, देखोगे। और हर एक मॉक टेस्ट को बड़े ही ईमानदारी से एनालिसिस कर रहे हो कि तुम्हारी गलती क्यों हुई, तो आप पक्का बहुत इम्प्रूव करोगे, खुद को दिख जाएगी इम्प्रूवमेंट। रेट कांस्टेंट आपको दिया हुआ है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। टाइम, एक सेकेंड, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 4 ग्राम ऑफ द रिएक्टेंट टू 0.2 ग्राम। सो यहाँ पे नैतिक जी आप मुझे बताइए कि कैसे करके आए थे ये सवाल। मैम काइनेटिक का फर्स्ट ऑर्डर वाला फॉर्मूला लगाया था मैंने। ठीक है, आप बताओगे क्या फॉर्मूला होता है वो? यस मैम, t इज इक्वल्स टू नहीं नहीं 2.30। हर्ष नहीं, अरे अरे रुको रुको, मेरे को लगा नैतिक बोल रहा है। नैतिक से पूछा था मैंने। कृतिका क्या फॉर्मूला लगेगा?
जिसको आता है वो हैंड रेज कर सकता है और जिससे पूछ रही हूँ मैं बताएगा। कृतिका है क्लास में? हाँ है। क्या फॉर्मूला लगेगा कृतिका? मैम नहीं किया है। बहुत अच्छी बात है। दिव्या बताओ क्या ये भी क्वेश्चन नहीं किया तो क्या किया फिर पेपर में? हाँ दिव्या क्या फॉर्मूला लगाया? मैम log A concentration of A and concentration upon concentration of A not equals to minus JT. ये कौन सा फॉर्मूला है? कौन सा लगाया तुमने? ये तो नहीं है जो तुम बोल रही हो। लोग तो आएगा बट पूरा क्या आएगा? क्या फॉर्मूला था वो? T इज इक्वल टू 2.303 बाई के लोग A बाय A माइनस एक्स, ये नहीं लगाया था? यस मैम। यही तो लगाना पड़ेगा ना, तभी तो आएगा आंसर। तो आपका K क्या है? पता नहीं यार क्या कर रहे हो तुम लोग। रेट कांस्टेंट आपको दिया हुआ है, ऊपर 1000 आ जाएगा, 10⁻³ को ऊपर ले गई। स्टार्टिंग में कितना अमाउंट है? 4 और रिड्यूस होके कितना हो गया? देखो पूछ रहा है टू रिड्यूस 4 ग्राम ऑफ द रिएक्टेंट टू 2.2 हो गया है। तो ये कितना हो गया? log 40। log 40 को कैसे सॉल्व करोगे अब्दुल्ला जी? कैसे सॉल्व करोगे 40 को? 20 को सॉल्व। हाँ log 20 को कैसे सॉल्व करोगे? मैम 10 इंटू में 2। 10 इंटू में 2। ठीक है, फिर आगे? मैम log 2 प्लस में log 10 हो जाएगा, तो मैम log 2 की वैल्यू रख लेंगे और मैम log 10 की वैल्यू रख लेंगे। कितना होता है log 10? मैम log 10 1 होता है। ठीक है, तो ये 1.3 आ गया बच्चों। ठीक है, सो ये इसको हटा के मैं कितना लिख देती हूँ? 1.3। ठीक है क्या? बोलो। तो ये कितना आ जाएगा? 1300। बट 1300 तो ऑप्शन में ही नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि आपका जो आंसर आया है वो सेकंड में आया है, आपको घंटे में निकालना है। और अगर आर में निकालना है तो यू हैव टू डिवाइड बाय 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, यानी कि 60 into 60 करना है, तब जाके इसका आंसर आएगा। और कितना आ रहा है? 0.36 आर आ जाएगा। यस मैम। तो ऐसे करना था। मनप्रीत करके आए थे क्या? यस मैम। यही करके आए थे, बट तुमने मेरे को बताया तो नहीं कि क्या फॉर्मूला लगेगा। ये वाला क्वेश्चन टू प्रिपेयर मीडियम था, ये मीडियम इसका था लेवल ऑफ डिफिकल्टीज मीडियम। टू प्रिपेयर 3 ethyl pentane 3 all the reactants needed are। आपको ये बताना है, आप हैंड रेज कर सकते हैं जो बताना चाहता है। पलक आप बताओ कैसे किया बेटा? मिस मैंने हमने फर्स्ट ऑप्शन दिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला करवाया। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपने लगाया था। यस मैम। अमनदीप मैम मैंने थर्ड। कौन सा? मैम थर्ड कैसे लगाया? ये ओदा हर्ष यस मैम। हाँ बेटा कैसे किया था? मैम ये मैंने किया नहीं था। जिसने नहीं किया नीचे करो फिर हाथ सारे। शौर्य आप बताओ। मैम थर्ड ऑप्शन आएगा। ठीक है, क्या किया था आपने? मैम पहले जो गिनार रिएजेंट है उसमें एल्काइल का नेगेटिव चार्ज बनाया था, फिर उसको पेंटेनॉल में कार्बोनाइल पे अटैक करवाया था। वेरी गुड भाई, ये एक्सप्लेनेशन देनी है तुम लोगों को। सीधा बोलोगे सी आएगा तो मैं तो कह दूंगी अभी मेरे को पता है सी है, बट कैसे?
तो मेरे को ये एक्सप्लेनेशन चाहिए होगी तुम लोगों से। देखो हमें ये प्रिपेयर करना है 3 इथाइल पेंटेन 3, और मैं सच बता रही हूँ तुम्हारे शिफ्ट में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से सवाल आएगा ही आएगा, मैंने बता दिया। अब प्रिपेयर तुम्हें करना है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। CH3 CH2 ये लगा हुआ है, 4 वैलेंसी पूरे हैं, ये बनाना है हमें। अब तुम देखो प्रोडक्ट में कितने कार्बन है, 7 कार्बन है, जबकि अगर तुम इन दोनों की रिएक्शन कराओगे तो कितने कार्बन होंगे, 2 3 4 5 6 ही होंगे। तो ये तो हो ही नहीं सकता, ए जिसने बोला पलक ए तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, ए तो हो ही नहीं सकता। बाकी चेक करो, जैसे सी बोल रहा है श्योर है, तो देख लेते हैं। ये आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है विच इज इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो जब आप इसकी रिएक्शन कराओगे CH3 CH2 CO CH2 CH3, ठीक है, तो क्या होगा, कार्बोनिल कार्बन पोलर है ना, ऑक्सीजन पे नेगेटिव कार्बन पे पॉजिटिव, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा। जिसको नहीं आता वो पढ़ो, क्योंकि आपको पढ़ना ही वही है, बैच ही में ही मैंने पढ़ाना ही वही है जो आपके पेपर में आएगा। तो देखो CH3 CH2 COH, इस वाले कार्बन से क्या जुड़ा है, ये CH2 CH3, ठीक है, और ये तो यही तो बनाना था हमें, देखो यही तो प्रोडक्ट है तुम लोगों का। सो इसका ऑप्शन क्या आएगा आप लोगों का, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। प्रतीक है क्लास में, एक है, ओके ओके। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको क्या लिखा हुआ है, इन रिएक्शन ए से प्रोडक्ट आपको मिल रहा है व्हेन द स्टार्ट इज मेड फ्रॉम इतनी कॉन्सेंट्रेशन से, तो इस कॉन्सेंट्रेशन से तुमने स्टार्ट किया है, ठीक है, और जो हाफ लाइफ है वो कितनी है, 120 मिनट, ठीक है, और अगर हाफ लाइफ तुम्हारी 240 मिनट है तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तुम्हारी ये है। तो टाइम बढ़ने से कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है, हाफ लाइफ बढ़ने से, तो ऑर्डर क्या होगा। हाँ जी, किसने किसने किया था, अंशिका आप बताओ। मैम T is directly proportional to 1 upon concentration of A raised to power n minus 1 का फॉर्मूला लगाया था, और फिर T1 upon T2 अपॉन में जो कंसंट्रेशन ऑफ सेकेंड, ऊपर में कंसंट्रेशन ऑफ सेकेंड और नीचे फर्स्ट की, और फिर ऑर्डर निकाल लिया था n। पंजाबी में बोल सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाला फॉर्मूला था जो मैंने क्लास में लिखवाया था, T half is inversely proportional to initial concentration raised to the power n minus 1। अब आपको 2 हाफ लाइफ दी हुई है, 2 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दी है, n यहाँ पे ऑर्डर है, तो क्या होगा, कोई भी ले लो, ऊपर 1 लेना है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यही होगा। अब दूसरी वाली हाफ लाइफ 240 मिनट है, 1 वाली आपकी 120 है, ठीक है। A1 क्या है, 8 into 10 is to power minus 2, और A2 क्या है, 4 into 10 is to power minus 2 raised to the power n minus 1, ठीक है। सो बस ये 2 पे गया, ये 2 पे गया, तो कंपेयर कर दो पावर को, तो n minus 1 is equal to 1, और n कितना आ जाएगा, 2, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2। और ये क्वेश्चन, मतलब ये जो फॉर्मूला है ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, you cannot skip this formula। मैम सी ऑप्शन आएगा। अच्छा 0, ओ सॉरी 2, ठीक है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैम हाँ मैम इसमें मैंने के निकाल लिया था मैम दोनों का, तो मैम कंसंट्रेशन हाफ होने पे के की वैल्यू 1/4 हो रही है, तो उससे भी तो निकल जाएगा ना वैसे ऑर्डर 2। ना, वो आप फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकालते हो जो आप निकाल रहे हो। यस मैम।
हाफ आधा आधा होता है, दैट वाज इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, वो आप हर ऑर्डर पे नहीं लगा सकते हो। यस मैम। ठीक है, सो ठीक है, स्टार्ट करते हैं, और मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बायोमोलिक्यूल से है, जिन्होंने बायोमोलिक्यूल कर रखा है उनके लिए करवा रही हूँ क्वेश्चन। Among the three compounds shown below, two yield the same product on reaction with warm HNO3. The exception is, तो अगर देखो क्या होगा, देखो पेपर में ध्यान रखना, कोई आपको मतलब समझाने नहीं आएगा, क्योंकि जो आप पेपर में कर रहे हो ये नहीं कि सामने केमिस्ट्री फिजिक्स या मैथ्स का टीचर खड़ा होगा, और होगा भी तो भी नहीं बताएगा। तो आपको खुद से ही क्वेश्चन को समझना है कि उसने क्या पूछ रखा है। तो देखो, अगर मैं इसकी रिएक्शन वोम HNO3 के साथ कराती हूँ, ठीक है, इसकी भी कराती हूँ और इसकी भी कराती हूँ, तो यहाँ पे देखो होगा क्या, CHO कन्वर्ट हो जाता है COH में। ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने ये चैप्टर किया है ना, HOH HOH और CH2OH भी कन्वर्ट हो जाता है COOH में, है ना। यहाँ पे भी सेम होगा, COOH और नीचे COOH, ऊपर का मैंने लिख रही हूँ। यहाँ पे क्या होगा, COH बट नीचे क्या है, CH3। तो कौन सा प्रोडक्ट डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे CH3 है, देखो वहां COH है, यहाँ पे देखो पूरा सेम है, पूरा सेम है, ऊपर भी COH, यहाँ पे एक कार्बन पे HOH, यहाँ पे भी एक कार्बन पे HOH, यहाँ पे भी HOH HOH और नीचे वाला COOH हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए एक्सेप्शन पूछी थी, यानी कि जो बी वाला है वो HNO3 के साथ रिएक्ट करके वैसा प्रोडक्ट नहीं देगा जैसा ए और बी दे रहे हैं। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो कि 38th क्वेश्चन था आपके पेपर में, ये डिफिकल्ट था। कॉन्सेप्ट इजी था, मतलब कॉन्सेप्ट ठीक था, इजी तो मैं नहीं बोलूंगी, बट हाँ डिफिकल्ट मैंने इसलिए लिया है यहाँ पे बिकॉज कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट मतलब थी, लेंदी थी, डिफिकल्ट तो नहीं बोलूंगी, लेंदी थी, टाइम लगता आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, इसलिए मैंने इसको डिफिकल्ट में डाला है। तो अब दिया क्या हुआ है, पहले यहाँ पे ध्यान से देखो, आपको स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी दिया है, यानी कि गिब्स फ्री एनर्जी दी हुई है एट 298 केल्विन पे, वैल्यूज दे रखी है, अगर तुम ध्यान से देखो H2O CO2 और पेंटेन के लिए आपको E0 सेल निकालना है, पेंटेन ऑक्सीजन फ्यूल सेल के लिए। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, डेल्टा जी और E0 में एक रिलेशन हमने किया था, कौन सा, डेल्टा G0 माइनस N E0 सेल इनटू फैराडे। ये हमने रिलेशन पढ़ा था क्लास में, याद हो तो। फैराडे की वैल्यू मुझे पता है, एन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, E0 सेल तो तुम्हें निकालना ही, और डेल्टा जी भी निकालना पड़ेगा। तो बेटा डेल्टा जी या एन फैक्टर तुम तभी निकाल सकते हो जब तुम्हें इसकी रिएक्शन लिखने आएगी पेंटेन ऑक्सीजन फ्यूल सेल की। तो कैसे लिखोगे, पेंटेन क्या होता है, C5H12 CnH2n +2, इसका जनरल फॉर्मूला होता है। ठीक है, सो वहीं से आया, आप लिख दो कंबशन रिएक्शन, तो क्या होगा 5CO2 6H2O, तो ये कितने हो गए, यहाँ पे 16 ऑक्सीजन हो गए, तो यहाँ पे 8 लगाना पड़ेगा तुम लोगों को। ठीक है, तो बस अब डेल्टा जी क्या होगा, डेल्टा जी कैसे निकालते हो, डेल्टा G0 प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, थर्मोडायनेमिक्स से आ गया है ये थोड़ा सवाल, तो इसीलिए भी डिफिकल्ट मैंने लिखा है। अब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट क्या करोगे, देखो CO2 कितना दिया हुआ है तुम लोगों को, -394.4। ठीक है, अच्छा मैम, +6 वाटर कितना दिया हुआ है, -237.2, इसकी गिब्स एनर्जी ये दिया, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है, तो माइनस रिएक्टेंट वाला पेंटेन, देखो पेंटेन कितना दिया हुआ अपने को, -8.2, और ऑक्सीजन के लिए हम लोग यहाँ पे वैल्यू 0 कंसिडर करते, तो उसके लिए हम नहीं लिखेंगे, अगर नहीं दे रखी तो 0 लिख लेना, तो है ना, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। तो एक तो हमें ये सॉल्व करना पड़ेगा,
अब ये सोल्व करने के बाद अपने को बेटा एन फैक्टर निकालना पड़ेगा और फिर फैराडे जो होता है 96500 होता है, देन जाके तुम्हारा आंसर आएगा। तो एन फैक्टर निकालने के लिए तुम किसी और एक को पकड़ लो, मैं कार्बन को पकड़ रही हूँ, है ना, कार्बन निकाल लो, कार्बन का वही एन फैक्टर होगा। कैसे? कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी यहाँ पे 5x + 12, x हो जाएगा -12/5। ठीक है जी, अच्छा मैम, कार्बन यहाँ कितना है 4, तो चेंज कैसे निकालते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट का? ऑक्सीडेशन स्टेट रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। अब ये एक कार्बन के लिए आया है एन फैक्टर, हमें किसके लिए निकालना है 5 कार्बन के लिए, तो ये कितना आ जाएगा 32। तो एन फैक्टर कितना आएगा बेटा यहाँ पे 32। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये रिएक्शन बनी होगी तो 32 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ होगा, राइट। सो बस तुम्हें अब वैल्यू पुट करनी है, देन यू विल गेट ये, लेकिन कैलकुलेशन लेंदी है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, प्लीज उसको करके बैठने में टाइम नहीं वेस्ट करना। जब तुम्हारा पूरा पेपर हो जाए और तुम्हारे पास टाइम हो तब मन करे तो इस क्वेश्चन को देख लेना, ऐसे टाइप के क्वेश्चन को, वरना आप स्किप कर दीजिएगा। ठीक है, तो इसका जब आप सोल्व करोगे तो ऑप्शन नंबर 4 आएगा 1.096। बट मैंने ये क्वेश्चन सिर्फ इसलिए करवाया है कि मैम अब सोचो मैम स्किप भी करना तो करना ही क्यों, नहीं, मैंने इसलिए करवाया अगर मान लो सेम क्वेश्चन आता है विद इजी कैलकुलेशन जो कि आया हुआ है पहले जेई में, तो इसलिए मैंने करवाया कि कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है, फॉर्मूला पता होना चाहिए, एन फैक्टर निकालना आना चाहिए, इस तरीके से डेल्टा जी तुम्हें दे दिया जाए तो फिर कैसे तुम निकालोगे। ठीक है, उस तरीके से अपने को करना है। Next question. What amount of bromine will be required to convert phenol into tribromophenol? इसकी रिएक्शन करवाई थी तुम लोगों को? यस मैम। हाँ जी, सुखजीत कोई क्वेश्चन किया था कि नहीं? यस मैम। चलो, कितने बच्चों ने कर लिया था ठीक? प्लीज रेज योर हैंड। पूरी क्लास में एक ही स्टूडेंट ने किया था? भाई बहुत बुरी बात है यार, ये तो मैंने क्लास में भी करवाया था, असाइनमेंट में भी दिया था। तुम क्या पढ़ रहे हो भाई, हैं? असाइनमेंट तो तुम बहुत भेजते हो ग्रुप्स में। What amount of bromine will be required to convert 2 ग्राम of phenol? तो अपनी ये फिनोल वाली रिएक्शन है, तो 3 मोल ऑफ ब्रोमीन के साथ जब तुम रिएक्ट कराओगे तो आपको 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल मिलेगा। देखो ऐसे क्वेश्चन से तुम पीछा नहीं छुड़वा सकते, ऐसे क्वेश्चन आएंगे पेपर में जहां पे आपको मोल कॉन्सेप्ट दिया जाएगा किसके साथ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ। तो वो कह रहा है कि 2 ग्राम फिनोल को इसमें कन्वर्ट करने के लिए कितना तुम्हें ब्रोमीन चाहिए होगा, तो इसका मोलर मास निकालो कितना आएगा, बताओ। 94 ग्राम। तो 94 ग्राम फिनोल जब आप ले रहे हो और उसको रिएक्ट करा रहे हो 3 मोल ब्रोमीन के साथ, अब ब्रोमीन का मोलर मास कितना होता है पता होना चाहिए था, 80। ठीक है 80, तो ये कितना हो जाएगा 480। तो 94 ग्राम फिनोल रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, 480 ग्राम ऑफ ब्रोमीन के साथ। हाँ मैम ठीक है, तब हमें ये मिल रहा है 1 मोल।
तो 2 ग्राम फिनोल जब रिएक्ट करेगा तो कितना मिलेगा वो तुम्हें यहाँ पे निकालना था। तो सिंपल यूनिटरी मेथड लगा के कर सकते हो। तो जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा तुम्हारा 10.22 ग्राम, उसके हिसाब से तुम्हें इसको करना था। ठीक है, यस यस मैम। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो मैंने टैगिंग कर रखी है, डी डिफिकल्ट है, एम मीडियम और ई इजी है। ठीक है, आपको क्या दिया हुआ है, रिएक्शन सीक्वेंस दिया हुआ है। क्या दे रखा है देखो ध्यान से, आपको एक कंपाउंड मतलब ये दिया हुआ है, मोलिकुलर फॉर्मूला उसका दिया हुआ है। एक्वस केओएच के साथ ट्रीट करवा रहे हो तो सेकंड कंपाउंड यहाँ पे बनेगा, फिर जब रिग्नार्ड के साथ करवाओगे तो तीसरा बनेगा, फिर जब ल्यूकास रिएजेंट के साथ कराओगे तो टर्बिडिटी एकदम से आ जाएगी। और अगर टर्बिडिटी एकदम से आ जाएगी तो आदित्य तारू तुम मुझे बताओ कि कौन सा अल्कोहल होगा। 3 डिग्री। वेरी गुड, 3 डिग्री, यानी कि यहाँ पे 3 डिग्री अल्कोहल रहा होगा। और रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ हम क्या लेते हैं कि मुझे 3 डिग्री अल्कोहल मिल जाता है, चेक करो। कीटोन हो सकता है यहाँ पे, हाँ मैम कीटोन से मिलेगा, तो बस पता लगा लो कौन सा होगा आंसर। अब कीटोन कैसे बनने वाला है ट्राई करो, ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। कैसे, Cl को हटा के OH लगा दो, हाँ मैम लगा दिया। यस एक मैम। कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं होते तो पानी बना दो, डबल बॉन्ड हो बन गया कीटोन। बाकी किसी में भी नहीं होगा, चेक कर लो। यहाँ पे OH OH नहीं बनेगा कीटोन, यहाँ पे OH OH नहीं बनेगा कीटोन, यहाँ पे OH OH और यहाँ पे तो एल्डिहाइड बन जाएगा पानी निकालने के बाद। ठीक है, तो एल्डिहाइड तो नहीं देगा टर्शरी, वो तो सेकेंडरी देगा। सो अब इसकी रिएक्शन जब तुम रिग्नार्ड के साथ कराते हो तो क्या बनेगा देखना, ऊपर लिख रही हूँ, ये टर्शरी अल्कोहल। और जब तुम ल्यूकास रिएजेंट, विच इज ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है, एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl, तो उसके साथ क्या आती है, इमीडिएटली टर्बिडिटी आ जाती है। तो इसीलिए ऑप्शन क्या आएगा इसका, डी आएगा। अच्छा, जो पंजाब वाले बच्चे थे सुखजीत, पेपर हो गए? मैम बस कल वाला रह गया, कंप्यूटर का है कल। अच्छा अच्छा ठीक है, परसों से फिर है ना देने लग जाना आप असाइनमेंट्स वगैरह। यस मैम। अब वो वाले नहीं देने, पहले वाले, जो जिन बच्चों ने नहीं किया वो पहले वाले नहीं देने, अब यहीं से नए से स्टार्ट करो। ठीक है, पता चले तुम पहले वाले करने लग जाओ और ये हो ही नहीं है ना, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्हीं असाइनमेंट्स को ही दोबारा मैंने यहाँ पे डाला है। यस मैम। तो आपको दोबारा कर लिए तब भी प्रैक्टिस करने, नहीं किए तो प्रैक्टिस हो जाएंगे तुम लोगों। चलो, सबके लिए था वैसे ये। हाँ, नेक्स्ट सवाल करते हैं। अरे ये तो मेरे लैपटॉप को पता नहीं क्या हो रखा है। क्वेश्चन नंबर 35 जो आपके पेपर में था, देखो क्या लिया हुआ है यहाँ पे, पैराटोलिडीन लिया हुआ है। आ रहा है याद, कुछ क्लास में करवाया था। NaNO2 क्या करता है भाई, सबसे पहले क्या काम है इसका, सोडियम नाइट्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। डायज़ोनिल बना देगा। नाम नहीं बोल जाएगा चलेगा बस, लेकिन काम पता होना चाहिए करेगा क्या। ठीक है, तो डाइएजोटाइजेशन हो रही है यहाँ पे। फिर गर्म पानी के साथ बॉईल कर रहे हो, ठीक है, तो क्या होता है, ये ग्रुप हटके OH लग जाता है ना, पैरामीथाइल फिनोल। अब उसके बाद है CCl4। ध्यान रखना ये रिएक्शन रीमर डीमर के बाद मैंने कराई थी,
तो यहाँ पे क्या होता है आपका, वो नहीं बनता सैलिसैल्डिहाइड, CH2 लगता, उसमें वो था CHCl3KOH, तब आता था। जब आप CCl4 लेते हो KOH की प्रेजेंस में, मतलब बेस लेते हो, हीटिंग करते हो, तो आपका COOH ग्रुप आता है। जिनके नोट्स में मेंशन नहीं है प्लीज नोट्स में लिख लो। हाँ, रीमर टीमन कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 आपके पेपर में था, इजी सवाल था ये, बिल्कुल आसान था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, फॉर्मूला लगा के आना था। हाँ जी, कृतिका क्या फॉर्मूला लगेगा बेटा, ये तो किया है। पेपर तुमने दिया था कृतिका, है कि नहीं है क्लास में? कृतिका क्लास में हो कि नहीं हो? श्रुति क्या फॉर्मूला लगेगा? TF equals to KF into molality. बड़ा सोच के बोला भाई। डेल्टा TF is equal to Von Tho factor into KF into molality, तो ये है। अब Von Tho factor यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा। वाई बताओ भाई, क्यों होगा? आई एम वेटिंग, बताओ। मैम नॉन वॉलेटाइल। नॉन वोलेटाइल है, ठीक है, यस नॉन वोलेटाइल है तो Von Tho factor 1 होगा। कट्टा मत मारो, मत मारो। ओके, तो आपका x ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉलिड व्हेन एडेड टू 0.5 kg वाटर लोअर्स इट्स फ्रीजिंग पॉइंट बाय इतना डिग्री सेल्सियस। तो डेल्टा F क्या है, 1 डिग्री सेल्सियस है। KF कितना है, 1.86 केल्विन kg पर मोल। मोलालिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, गिवन मास, गिवन मास में मॉलिक्यूलर मास। क्या है मोलिकुलर मास, 78। 78 का। और मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है, 0.5 kg। अमनदीप कर लिया था तुमने? मैम मेरा टाइम हो गया था, स्किप हो गया था क्वेश्चन, मैंने देखा ही नहीं। तो यहाँ पे पर मोल से पर मोल गया, केजी से केजी गया, केल्विन और सेल्सियस से काट सकते हो बिकॉज ये चेंज है ना, तो चेंज तुम सेल्सियस में निकाला, केल्विन में वो सेम ही आएगा, तो इससे काट दिया। अब जो ध्यान से देखो, जो एक्स है ना वो ग्राम में आएगा, तो तुम इसको निकाल सकते हो। जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 20.96। मैम हाँ जी, मैम ये 1 डिग्री सेल्सियस को हम केल्विन में चेंज नहीं करेंगे? क्यों करना है, चेंज है ये, लोवर्ड इट्स फ्रीजिंग पॉइंट बाय, ये चेंज दिया हुआ है। चेंज सेल्सियस में और केल्विन में चेंज सेम होता है बेटा, यस। तो इसीलिए 20.96 जो है यहाँ पे आपका आंसर आ जाए। आप अप्रोक्सीमेशन लेके भी कर सकते हो बिकॉज ऑप्शंस में डिफरेंस है, तो इसका बी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीडियम, which of the following alkenes cannot be prepared by deamination of A? तो ऐसा क्वेश्चन भी करवा चुकी हूँ तुम लोगों की क्लास में। अगर तुम लोग इस वर्ड को देख के घबरा गए हो तो गलती कर दी, एक बार पूरे क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए था आप लोगों को। देखो,
इसमें बोला है इनमें से कौन सी एल्कीन प्रिपेयर नहीं हो पाएगी। तो सबसे पहले एन ब्यूटाइल अमीन बनाना है तुम्हें, और उसकी रिएक्शन करानी है इसके साथ। क्या होगा? मैम ये डायजोनियम सॉल्ट बनाएगा। मैम ये बनाएगा डायजोनियम सॉल्ट। अभी पहले क्यों नहीं बोले थे? क्या सोच रहे थे इतनी मैम देर वही बाद? मैं पूछने वाले हूँ हैं? मैम, नाम लेके पूछने वाले मुझे। अच्छा, उसका वेट कर रहे थे तुम लोग, ठीक है। तो NH2 कन्वर्ट हो जाएगा डायजोनियम सोल्ट में। बाकी क्यों नहीं बोल रहे भाई? मैं डांट मारने के तो मूड में नहीं हूँ। अगर मैंने डांट मार दी तुम फिर बैच छोड़ के भाग जाओगे, मुझे ये भी पता है। तो इसीलिए मैं अब कुछ भी नहीं कहूंगी तुम लोगों को। पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना ना पढ़ो। मेरी भी बहुत एनर्जी जाती है चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के। जिसने पढ़ना है वो वैसे भी पढ़ लेगा। छोटे बच्चे तो तुम हो नहीं कि मैं एक एक बात समझाऊंगी। अब तो आ गए हो तुम, है ना? एंड पे आ गए हो अब तो N2 यहाँ से निकल जाएगा तो ये कार्बोकेटाइन बन जाएगा। तो यहाँ पे वही करना है, कार्बोकेटाइन बनेगा तो यू हैव टू चेक रीअरेंजमेंट हो रही है नहीं हो रही है। तो यहाँ पे हो रही है, ठीक है, वेरी गुड। 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हम लोग करवा देंगे यहाँ पे। चलो ये बन गया। अब देखो यहाँ पे ना अल्कोहल नहीं बनाओगे तुम, क्योंकि तुम्हें एल्कीन की बात करिए ना बस। यहाँ से कोई पॉसिबल है एल्कीन बनना? हाँ मैम, यहाँ से ये वाली बन सकती है, ये बन सकती है। तो 2 बना देते हैं हम लोग। सबसे पहले बी वाली बनाती हूँ, ये बन जाएगी। फिर ए वाली तुम्हारी ये बन जाएगी, ठीक है। तो ये तो 1 ब्यूटीन है, ये तो बन सकती है। ये क्या है? 2 ब्यूटीन। इसका सिस भी पॉसिबल है और ट्रांस भी। तो सिर्फ आइसोब्यूटेन ही पॉसिबल यहाँ पे नहीं है। आइसोब्यूटीन क्या होता है? दिस इज आइसो, ये आइसोब्यूटीन हो जाएगा। ये यहाँ पे नहीं बन रही है, चेक करो। ठीक है, बोलो भाई। यस मैम। यस मैम। चलो आगे चलते हैं। आसान था ये। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर में हैव अप्रोक्सीमेटली इक्वल साइज ड्यू टू द लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन? आसान था। यस मैम। यस मैम। क्या करके आए? मैम ऑल ऑफ दिस। यस, सबका ही सिमिलर होता है साइज ड्यू टू लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। चलिए ये भी आसान में था। विच फैक्टर मेनली एक्सप्लेन व्हाई नाइट्रोजन शोज एनोमलस बिहेवियर बोल सकते हो, यानी अनयूजुअल केमिकल प्रॉपर्टीज रिलेटिव टू द रेस्ट ऑफ द ग्रुप 15 एलिमेंट्स। अगर जिसको पी ब्लॉक नहीं आता, क्योंकि मैंने काफी बच्चों को देखा है, बहुत बच्चे मेरे को बोलते हैं मैम पी ब्लॉक नहीं आता। पी ब्लॉक या DNF ब्लॉक, ये 2 चैप्टर ऐसे हैं जो बहुत बच्चे मेरे को बोलते हैं नहीं आते। तो अगर आपको ये नहीं आते तो प्लीज रिवाइज योर क्लास नोट्स ओनली बस। लेकिन ये तो पढ़ने ही पड़ेंगे, क्योंकि DNF ब्लॉक से बेटा 2 सवाल आएंगे, तुम नहीं छोड़ पाओगे उसको, है ना। तो कम से कम जितना क्लास नोट्स में करवाया कर लो, क्या पता है जो 2 सवाल आएंगे उसमें से एक बन जाए तुम लोगों का। चलिए अब देखो इसमें क्या है। नाइट्रोजन का स्मॉल साइज होता है, बेकेट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होते हैं, पी पाई बॉन्ड बनाता है, तो ये स्पेशलिटी है उसकी, ऑल ऑफ दिस। जबकि बाकी इसके जो मेंबर होते हैं इसके फैमिली के, उनके पास डी ऑर्बिटल होती है, तो दे कैन फॉर्म डी पाई बॉन्डिंग, ठीक है, लेकिन ये नहीं बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मीडियम, वैसे तो इजी था।
अगर इसमें आप ऑप्शन एलिमिनेट करके करते तो सवाल एकदम आराम से हो जाता, मस्त मस्त। देखो कौन सा ऑप्शन सबसे आसान है, ये वाला। सबसे ज्यादा बोन लेंथ पूछा है, मैक्सिमम इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, आपको पता नीचे जाते वक्त साइज बढ़ता है, तो सी का क्या आएगा बच्चों? एस। 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 ये ऐसा ऑप्शन था, ठीक है। बाकी आप देख लो, क्या अपन ने एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन किया था? हाँ मैम, एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन हमने पढ़ा था। तो तोड़ने के लिए जो एनर्जी थी वो सबसे ज्यादा Cl2 में चाहिए थी हमें, फिर Br2 में, फिर F2 में, और लास्ट में आयोडीन। ये सब याद रखोगे, मैं वही बोल रहा हूँ ना, जिसको नहीं आता पी लोग एटलीस्ट नोट्स पढ़ जाना, पूरा नोट्स अच्छे से। सो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, अपना आ जाएगा अब डी का क्यू, ठीक है। ऐसे ही मैक्सिमम सोलिबिलिटी F2, कोरोसिव लिक्विड क्या होता है? Br2, ठीक है। ये ध्यान रख लेना कोरोसिव वाला। बाकी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो ऑप्शन एलिमिनेशन तुम कर सकते थे, तो ये आसान था, है ना। वैसे मीडियम में यहाँ पे मैंने डाल दिया है, आसान था। ओके, सो मोस्ट पॉपुलर एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फ्रॉम योर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। मीडियम में डाला मैंने इसको क्योंकि यहाँ पे आपको सारे कॉम्प्लेक्सेस की जानकारी होनी चाहिए थी, और आपको ये बताना था, पहले तो चेक करना था इनर ऑर्बिटल कौन से, यानी कि ऐसे कौन से कॉम्प्लेक्सेस हैं जो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन दिखा रहे हैं, और ये भी चेक करना था ऐसे कौन से हैं जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बिकॉज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिनके पास होगा वही पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को शो करेगा, ठीक है मेरा बेटा। चलिए आइए तो चेक करते हैं। सबसे पहला जो कंपाउंड है यहाँ पे Mn बेटा +3 में है। देखो अब मैं बिल्कुल लिख लिख के तो नहीं दिखा रही, हाँ, लेकिन इतना एक बार रिवाइज करा देती हूँ, क्या बताया था? Mn+3 D4, तो सबसे पहले आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए लिखनी। तो D4 है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बनाता है, ठीक है। आप इसका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आप चेक कर सकते हो, CFT से भी चेक कर सकते हो, VBT से भी चेक कर सकते हो। आप CFT से करोगे तो T2G में क्या हो जाएगी? पेयरिंग हो जाएगी। देखो एक बार, तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक है, दूसरे पे आओ। आयरन +3 में D5 में होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, D2sp3 है, और यहाँ पे क्या होगी? T2G में 1 2 3 4 5, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक, दूसरा भी होगा। तीसरे में देखो कोबाल्ट +3 में है, और ध्यान रखना कोबाल्ट जब +3 में होता है तो उसके साथ वाटर, ऑक्सलेट, अमोनिया, ये सब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं, तो ये भी D2sp3 होगा, D6 होगा। तो D6 में तो T2G पूरा ही फिल हो जाएगा, तो नो अनपेयर्ड ये नहीं हो सकता। क्लोरीन वीक फील्ड लिगेंड है, ये तो आपका आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, तो ये वैसे नहीं हो सकता। फिर नेक्स्ट देखो, आयरन +2 में है, D6 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, D2sp3, लेकिन T2G सारा भर जाएगा, तो ये भी पैरा तो नहीं है। क्लोरीन वीक फील्ड लिगेंड है, तो ये आपका हो जाएगा sp3d2। निकाल के देख लेना, अगर वैसे तो ये वाले क्वेश्चन ऐसे हैं जो अगर आप निकाल के देखा ना पेपर में तो आपका ये सवाल पक्का छूटेगा, और अगर तुम ये वाला सवाल छोड़ के आ गए ना तो फिर मैं क्या ही बोलूं, अपने आप को डांट मार देना, क्योंकि कोऑर्डिनेशन में है ही एक्सपेक्टेड कि ये टाइप के सवाल पेपर में आएंगे, तो इसकी प्रैक्टिस तुम्हें इतनी भयंकर तरीके से करनी है ना बेटा, कि बना बना के ना देखना पड़े तुम्हें, क्योंकि ये ऐसे कॉम्प्लेक्स हैं, मतलब जो आते ही हैं पेपर में, आते रहते हैं, कुछ नया नहीं है इसमें। तो जिसका आंसर होगा वो 2 होगा, ठीक है। यस। Which one of the following is not formed by aldol condensation of a mixture of ethanol and propanol? किसने किया था?
बताओ। प्रिंस आप बताओ। नहीं के पहले का था। सब बैचेस में मैंने अल्डोल इतने अच्छे से कराई थी, पूरे 1.5 लेक्चर मैंने स्पेंड किए थे, पूरे 1.5 लेक्चर। उसके बाद भी तुम लोग ये नहीं करके आए ना, एक तो मुंह पे चाटा लगा लो अपना, जोर से लगा लो। 1.5 लेक्चर स्पेंड करने के बाद भी तुम नहीं करके आए तो क्वेश्चन। और अलग से डीपीपी भी दी थी मैंने कि सारी वैरायटी कवर हो जाए, बट तुम फिर भी नहीं करके आए। क्या ही बोलूं, यानी क्या फिर तुम करके कौन से आते हो क्वेश्चन। मेरे को तो डाउट होता पूरा कि तुम पता चले दूसरे वाले कराते हो क्वेश्चन और जो करने चाहिए वो करते नहीं हो। अब डिफिकल्ट का मतलब ये नहीं है कि तुम करके नहीं आओगे, क्लास में पढ़ाया था तो करना ही है सबको। इथेनॉल क्या होता है? मैम CH3CHO। प्रोपेनॉल है हमारा CH3CH2CHO। तो इसके 4 पॉसिबल प्रोडक्ट बनेंगे। सेम एग्जांपल कराया था मुझे याद है क्लास में। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एल्डोल कंडेंसेशन कराना है, पानी निकालना है। तो 4 कौन कौन से बनेंगे देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसकी सेल्फ एल्डोल करवा रही हूँ, तो कैसे कराऊंगी देखो। इसका डबल बॉन्ड हो इस तरीके से दिखाओ, और एक के अल्फा एच ऐसे दिखा दो, है ना, क्योंकि कंडेंसेशन के लिए मुझे 2 अल्फा एच की रिक्वायरमेंट होती है। तो CH3C डबल बॉन्ड CHO, क्या नाम है इसका, 1 2 3 4 ब्यूट 2 इन 1 अल, ये तो बन रहा है। ऐसे इसका देख लो, पानी निकालिए। वन टू थ्री फोर फाइव, तो ये क्या है, पेंट नहीं 2 मिथाइल पेंटुइन 1 अल, तो ये रहा। ऐसे तुम बाकी बना लेना। तुम्हें पता भी चल गया होगा कि ये नहीं बनेगा, क्योंकि टोटल कार्बन ही कितने, अगर तुम इन दोनों को भी जोड़ोगे आपस में तो 1 2 3 4 5, बोलो हाँ या ना। यस मैम। तो 5 से ज्यादा तो नहीं आएगा इसमें। और अगर तुम इसको जोड़ोगे तो 1 2 3 4 5 6, लेकिन वो हेक्स 3 इन 1 नहीं बन रहा, 2 मिथाइल पेंटुइन अल बन रहा है। तो डी वाला यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलो। ये वो जिन्होंने बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा है, कौन सी स्टेटमेंट इसमें से सही है देखो भाई। मोनोसेक्राइड हाइड्रोलिसिस हो सकता है, नहीं, फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकता उनका, गलत है। 2 monosaccharide unit obtained on hydrolysis of a disaccharide can either be same or different, बिल्कुल ठीक है। पॉलीसेक्राइड स्वीटेन नहीं होते टेस्ट में भी, बिल्कुल ठीक है। और ऑल मोनोसेक्राइड्स आर नॉट रिड्यूसिंग शुगर, ये गलत है। सारे रिड्यूसिंग शुगर होते हैं मोनोसेक्राइड्स, तो सेकंड एंड थर्ड इसका करेक्ट है। नेक्स्ट देखो ये वाला क्वेश्चन। अब इस वाले क्वेश्चन में जो मैंने तुम्हें क्लास में स्टेटमेंट पढ़ाई थी, मतलब जो मैंने क्लास में करवाया था, वो ये 2 स्टेटमेंट थी। ऊपर वाले 2 स्टेटमेंट के बारे में मैंने बहुत ज्यादा जिक्र नहीं किया था। तो अब देखो, क्या फिर भी ये क्वेश्चन हो सकता था, बिल्कुल आराम से हो जाता, नहीं तो मैं इसको डिफिकल्ट में लगाती। देखो यहाँ पे क्या है, ये दोनों देखो स्टेटमेंट। यहाँ पे कह रहा है KMnO4 डज नॉट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन अल्कलाइन मीडियम। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो आपके 3 आपकी मेजर रिएक्शन मीडियम में दे रखी है एनसीईआरटी में, कौन सी, एसिडिक में, न्यूट्रल में, या यू कैन से स्लाइटली एल्कलाइन मीडियम में, और स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन यानी कि बेसिक मीडियम में। तो इन तीनों में ही करता है, सिर्फ इसमें नहीं करता, मतलब इसमें बोला गया इसमें नहीं करता, करता है। गेटिंग माय पॉइंट।
तो डी वाला तो है ही नहीं, ये तो हटा दो, तुम्हारे पास ये ऑप्शन बच गए हैं, यानी कि ए तो होगा, सी चेक कर लो बस। तो सी में क्या बोला है, जो पोटेशियम मैग्नेट होता है वो स्ट्रॉन्गली ऑक्सीडाइजिंग होता है, स्टेबल ओनली इन वेरी स्ट्रॉन्ग एल्कली, इन डाइल्यूट एल्कली वाटर और एसिडिक में डिस्प्रोपोर्शनेट कर रहे हो। दिस इज योर एनसीईआरटी की लाइन, ये देखो रेफरेंस, ये मैंने क्लास में पढ़ाया था, तुम अपना मार्क कर लेना अगर तुम्हें दिक्कत होती है कि मैम कहाँ है ये चीजें, कहाँ लिखी हुई है, तो ये लिखी हुई। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, याद करो, पायरोलिसाइट ओर से और KOH के साथ फ्यूजन करा के K2MnO4 बनाते थे, याद हो तो। अरे नीचे लिख रही हूँ। अब जो K2MnO4 था, ठीक है, अगर तुम इसकी रिएक्शन एसिडिक मीडियम, न्यूट्रल मीडियम है ना, या अल्कलाइन मीडियम में करा देते हो तो भाई साहब डिसोसिएट और डिस्प्रपोर्शनेट कर जाएगा ये, है ना। तो इसीलिए ये बेसिक मीडियम में स्टेबल है, ये लिखा भी हुआ है, मीडियम इज एसिडिक न्यूट्रल सो इट इज अनस्टेबल एंड डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस। ठीक है, तो ये बिल्कुल क्या बोलते हैं, सही स्टेटमेंट है, तो सही है तो आ गया आंसर। बाकी तुम देख लो, एसिडिक KMnO4 की डीकम्पोजिशन, वो कह रहे इज नॉट कैटेलाइज्ड बाय सनलाइट। देखो मैंने तुम्हें ये रिएक्शन कराई थी 513 केल्विन पे डिसोसिएट होता है, तो वहां पे तुम मेंशन भी कर सकते हो कि सनलाइट की प्रेजेंस में भी ये डीकम्पोजिशन हो जाती है, मेंशन कर लो एनसीईआरटी में या नोट्स में। फिर वो कह रहे हैं MnO2 जब डिसोल्व होता है कंसंट्रेटेड HCl में, इट बट डज नॉट फॉर्म Mn+4। बिल्कुल, देखो Mn यहाँ पे ही +4 में है, तो HCl के साथ अगर रिएक्ट करा लो तो Mn+4 ही थोड़ी ना मिलेगा, चेंज होनी चाहिए ना ऑक्सीडेशन स्टेट, तो सेम कैसे मिल रही है, +4 आयंस कैसे मिल रहा है। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या है, ये भी सही है। तो A और C आपकी स्टेटमेंट सही थी। यू कैन डू दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड। तो ऐसे काफी, मैं बोलूंगी ऐसी चीजें तुम्हारे फाइनल पेपर में भी तुम्हें देखने को मिलेंगी जहां पे तुम ऑप्शन एलिमिनेशन से केमिस्ट्री के सवालों को सोल्व कर रखा है, और तुम्हें ये अगर आजमाना है तो तुम्हारे पास 11 मॉक टेस्ट आएंगे, उसमें बेशक आजमा के देख लेना, ये ऑप्शन एलिमिनेशन वाले तरीके जरूर काम आते हैं। ये वाला क्वेश्चन करो पहले, ये वाला क्वेश्चन सुहानी तुमने मेरे से पूछा था ना, तुमने किया तो सोल्व है लेकिन थोड़ी सी गलती यस मैम। अब क्या गलती की थी अभी देख लेना। देखो ये क्वेश्चन क्या था, सबसे पहले एनिलीन की एसाइलेशन कराई है तो तुम लोगों ने इसमें कन्वर्ट कर दिया होगा NHCOCH3 में। फिर उसके बाद ब्रोमिनेशन करवाई है इन द प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड, पैरा वाला मेजर बनेगा, है ना। फिर उसके बाद हाइड्रोलिसिस करवा दी अपन ने, तो हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, तुम लोग ये बॉन्ड तोड़ते हो, यहाँ OH यहाँ H, तो NH2 Br पैरा ब्रोमो एनिलीन बन गया, और साथ ही क्या मिला, CH3COOH। बोलो क्या कहते हो। अब ध्यान से देखो, वो कह रहा है ऊपर वाली रिएक्शन में, ये तो Z है, वी हैव वन मोर प्रोडक्ट A, और A कह रहा है नॉन बेंजेनोइड है, मतलब उसमें बेंजीन रिंग नहीं है, यानी कि ये A है अलोंग विद Z, यानी कि Z के साथ A मिला है अपने को, सही बात है। फिर वो कह रहा है SO_T की वैल्यू बता दो, है ना, S+T की। अब S क्या है, मोलर मास, Z है बेटा सुहानी, देखो, और A क्या है, T क्या है, मोलर मास ऑफ A। तो पहले तुम्हें इसका मोलर मास निकालना है, इसका निकालना है, दोनों को ऐड करना है, वो फाइनल आंसर आएगा तुम्हारा। तुमने पता नहीं शायद किसको ऐड कर रखा था, ठीक है। मैम ये नॉन बेंजोइक वाला ध्यान दीजिए। हाँ, नॉन बेंजेनोइड का मतलब है यहाँ पे कोई ऐसा प्रोडक्ट, मतलब एक और प्रोडक्ट मिल रहा है जहाँ पे बेंजीन रिंग नहीं है, तो उसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि जब आप हाइड्रोलिसिस कराओगे तो ये मिलेगा, एक साथ में एसिटिक एसिड में मिल रहा है ना, तो उसकी वो बात कर रहा है। यस मैम। ठीक है, तो बस दोनों के मोलर मास निकाल के आप इसको ऐड कर लेना। यस मैम। ये वाला क्वेश्चन देखो, टोटल नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, हाइड्रोलिसिस किया है, बता रखा है सारे बैचेस में, पहले ये तोड़ो OHH, ये तोड़ो OHH, तो क्या हो जाएगा, सारे क्वेश्चन करने के लिए मत सोचना, मैं आपको वो क्वेश्चन करवा रही हूँ जो आप लोग
या तो कर सकते थे या फिर आने वाले टाइम में आपको ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे ये वाले क्वेश्चंस। मैंने वो वाले क्वेश्चंस यहाँ पे लिए हैं, ऑलमोस्ट मैंने 80 to 90% वैसे आप लोगों को करवा दिए हैं। अब इसके बाद देखो हीट दिया हुआ, ये किसी ने नहीं देखा था, अगर ये क्वेश्चन किसी ने किया है तो बहुत से बच्चे 4 आंसर लिख के आए हैं इसका। हीट का मतलब क्या है, तुम लोगों को मैंने क्लास में करवाया था, बीटा कीटो एसिड में CO2 निकलता है, तो ये वही तो है, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा, बीटा कीटो एसिड ही तो है ये, बीटा पोजीशन पे देखो कीटोन ग्रुप है, तो CO2 निकल जाएगी यहाँ से। देखो क्या कहते हो, ये मेरे को नहीं पता कितने बच्चों ने ध्यान दिया और कितने ने नहीं। अब है ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस, क्या होता है ऑक्सीडेटिव में, डबल बॉन्ड टूटता है, हाँ मैम टूटता है, तो ये बन गया COOH, CHO से कन्वर्ट हो जाता है, ये भी मैंने करवा रखा है। तो अब चेक कर लो हाउ मेनी COH ग्रुप, 2, तो आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, नेक्स्ट मीडियम, टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर, बना के देखो, इसके बनाने पड़ेंगे तुम लोगों को। ये कौन से टाइप का है, Ma2B3C टाइप का है, ABC यहाँ पे मोनोडेंटेट लिगेंड है। हाँ धनंजय, नहीं मैम कुछ नहीं मैम, बन गए थे वो। अच्छा देखो कैसे बनाओगे, इधर आना, एक काम करो, सिस पे लगा दो, तो यहाँ पे देखो ना ध्यान से, AA भी सिस पे है, BB भी सिस पे है, और सारे सिस पे हैं, देखो AC भी सिस पे है, दिख रहा है सबको, और BC भी सिस पे है, मैंने सबको सिस में लगाया। अब क्या कर सकते हैं, अब जैसे यहाँ पे देखो ना AA सिस पे ना, तो एक में लगा दूं AA ट्रांस पे, ध्यान से देखो पहले वाले में नहीं है AA ट्रांस पे, क्या कहते हो, क्या नेक्स्ट में मुझे BB लगाना चाहिए ट्रांस पे, नहीं मैम वो तो यहाँ पे ही आ गया। क्या मुझे BC लगाना चाहिए ट्रांस में, मैम वो भी यहाँ आ गया। तो क्या मुझे BC लगाना चाहिए ट्रांस में, आया कहीं पे BC ट्रांस, नहीं मैम, समझे। तो ये 3 ही पॉसिबल है यहाँ पे, और पॉसिबल यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कोई नहीं है कि हाँ ये बड़ा डिफिकल्ट है। तो मैंने देखो, तुम अगर ध्यान से नोटिस करो, क्या मैंने तुम्हें कोऑर्डिनेशन में यही टॉपिक बताए थे, आइसोमेरिज्म, VBT, CFT, वहीं से ही आया हुआ सवाल, और तुम्हारे फाइनल में भी वहां से आएंगे। तो अगर मान लो टीचर कह रहा है, और है क्या क्वेश्चन, एक सेकेंड, अरे हाँ एक गया, थर्ड वाला एक बार और समझा देना। एक सेकेंड, कौन से वाला, ये वाला, यस मैम थर्ड वाला। कौन सा थर्ड, ये वाला, यस मैम, ये और मैम फर्स्ट वाला मैम, इसमें 2C आ रहे हैं क्या रहे हैं? मैम, इसमें क्या C2 करता है। है? अरे वो लगा दो ना, A लगा दो, यहाँ पे A लगा दो, यहाँ पे। तो मैम फिर सेम नहीं हो जाएगा A वाले के साथ? बेटा BC यहाँ पे ट्रांस पे है, A में कहाँ है BC, अच्छा अच्छा, ओके ओके, सही कह रहा है, सही कह रहा है। तो एक और डिफरेंट बनेगा यहाँ पे, AC ट्रांस पे आएगा, राइट। ठीक है, बिकॉज AC ट्रांस में नहीं है, दिख रहा है सबको, B कितनी बार है, 3 बार, और यहाँ पे आ गया अपना, और क्या बच गया, A। ठीक है, तो ये बेसिकली ये पॉसिबल आपके स्ट्रक्चर हो जाएंगे। ठीक है, इसको ऐसे करना है। ये वाला क्वेश्चन देखो, द रेट कांस्टेंट, इसको मैं बता देती हूँ कैसे अप्रोच करना था। द रेट कांस्टेंट आपको दिया हुआ है, व्हाट परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंट विल रिएक्ट ऑन हीटिंग फॉर 1.5 आवर। तो आपको बेटा फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है, T इज इक्वल टू 2.303 बाय K log A बाय A माइनस एक्स, बोलो क्या कहते हो। T आपको कितना दिया हुआ है मेरा बेटा, 1.5, इसको सेकेंड में कन्वर्ट कर लो, 3600 से कर दो मल्टीप्लाई, हाँ मैम कर दो। रेट कांस्टेंट कितना दिया हुआ है, 3.2 into 10⁻⁻5, यस कैलकुलेशन इज लेंथी। A बाय A माइनस एक्स को वैसे ही रखो, क्यों रखो, क्योंकि देखो आपको क्या निकाला, परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंट विल रिएक्ट। परसेंटेज कैसे निकालोगे,
कि कितना रिएक्ट किया, स्टार्टिंग में कितना है ए, कितना रिएक्ट कर गया उसको हम क्या लिखते हैं x into 100, yes or no? तो you have to calculate x by a, ठीक है। तो जब आप इनकी कैलकुलेशन करोगे ना, जब आप निकालोगे log a by a minus x, तो आपका यही आएगा आंसर 0.075 एग्जैक्ट, और a by a minus x हो जाएगा 10 raised to power 0.075। यही तो करते हैं हम, 10 की पावर में चला जाता है, ये वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है। सेम आपके पेपर में भी यही होगा, समझ गए? तो फिर उसको उस हिसाब से जो है सोल्व करना। हाँ, कैलकुलेशन इसकी लेंथी है, ठीक है, बट कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। ये करवाने का मेरा मोटिव यही था कि अगर इस टाइप का सवाल आ जाए, वो बोलता है कि कितना रिएक्टेंट जो है रिएक्ट किया, आप लोग याद करो ये एक्स क्या था, कितना रिएक्शन कंप्लीट हुआ, आपको परसेंटेज निकालना है। तो स्टार्टिंग में रिएक्टेंट ए था, उसमें से कितना रिएक्ट कर गया, एक्स इंटू 100 करके परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आपको करना था, ठीक है। सो एक मिनट रुक जाओ, लेट मी टेक योर अटेंडेंस। जिसका नाम बोलूं वही एक बार मुझे बता देना। एक बार मुझे लिख देना, उसमें चैट में लिख देना जिसका नाम मैं बोल रही हूँ। नैतिक, सुनिधि, अंजलि, हर्षित। यस मैम। चैट में लिख दो, यस लिख दो बस, यस। स्मृतिका, पलक, प्रिंस हिमाचल से, कृतिका, श्रुति, ध्रुवी, ठीक है। समीर, धनंजय, अब्दुल्ला, ठीक है। आकाश, अमनदीप, अंशिका, पार्विक नहीं बेटा, पार्विक तो मैंने नाम ही नहीं लिया। आकाश, अमनदीप, अंशिका, अंशिका है, हाँ ठीक है। दीप्ति, दिव्या, दीप्ति है, नहीं है, ठीक है। गुरविंदर, हरलीन, हरमीत, हरमीत, हर्ष, ठीक है। जश्नप्रीत, कृपा, मनप्रीत, जश्नप्रीत, कृपा, मनप्रीत, ओके। नवजोत, नवजोत, नेहा, प्रतीक, संध्या, सुहानी, संध्या, सुहानी, सुखजीत, ठीक है बेटा। विवेक, ठीक है, ठीक है। सो मैं कुछ दिन अटेंडेंस लूंगी क्योंकि वो बैच नया बना है, तो मुझे पता नहीं लग रहा है ना कौन, मतलब ज्यादा धीरे धीरे मेरे को मालूम पड़ जाएगा।